Okay, students, this video is related with the female reproductive system. Let's study. फीमेल जर्म सेल्स को हम एग्स के नाम से भी जानते हैं और इनका प्रोडक्शन होता है ओवरी में. देयर आर टू ओवरीज इन द फीमेल्स. Also, these ovaries are responsible for the formation of some hormones. Just look at the figure 8.11 and identify various organs in the female reproductive system. तो अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वेजाइना. वेजाइना से रिलेटेड पार्ट आपको फिर दिखेगा सर्विक्स, यानी वेजाइना के बेस पर आपको दिखेगा सर्विक्स. सर्विक्स इज द माउथ ऑफ यूटेरस. तो सर्विक्स के आगे आपको फिर यूटेरस दिखता है. तो यूटेरस की जो अंदर की वॉल्स हैं ये आपको दिखाई गई हैं रेड कलर से यहाँ पर, ठीक है ना. तो यूटेरस है, इसके अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है. उसके बाद यूटेरस से जुड़ी हुई हमको दो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं. ये दिस ट्यूब्स आर द फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट. उसके बाद ओविडक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? ओवरी के साथ. सो वी हैव टू रिमेंबर these structures and their position in the female reproductive system. So when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. ये आपको ध्यान रखना होगा. देखिए, गर्ल्स के अंदर जब उनका जन्म होता है तो जन्म के समय से ही उनके पास इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ओवरी के पास, ओवरी के अंदर. ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आती है तो धीरे धीरे करके ये एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग. एंड याद रखिएगा, एक महीने में केवल एक एग ही प्रोड्यूस होता है. फाइनल मतलब मैच्योरिटी की जब स्टेज आएगी तो हर महीने एक एग मैच्योर होगा. इस तरह से उनकी मैच्योरिटी होती है. द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. तो आपको दिखाई दे रहा है कि एग का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा. एग का प्रोडक्शन होगा ओवरी में, और यहाँ से जो एग है ये फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ेगा. किस तरफ? यूटेरस की तरफ. यूटेरस को क्या बोलते हैं? वॉम्ब बोलते हैं. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure called as uterus. तो हमारा जो यूटेरस है फीमेल्स में वो एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंड भी कर सकता है. एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये काफ़ी एक्सपेंड होता है. यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स. तो सर्विक्स आपको पता है कि सर्विक्स लास्ट पार्ट, ठीक है. क्यों नु ये हमारा वीडियो खराब. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रक्चर्स के बारे में तो जान गए कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पर हैं. नेक्स्ट पार्ट ये है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है. स्पर्म्स रिलीज होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में थ्रू द वेजाइनल पैसेज. और वेजाइना में जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, यानी मेटिंग के प्रोसेस के टाइम पर रिलीज होते हैं. When the sperms are collected in the vagina, they reach the uterus via cervix. तो इसका मतलब ये वेजाइना से सर्विक्स होते हुए यूटेरस में पहुंचते हैं, और यूटेरस से ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं और फिर ओविडक्ट में पहुंचते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं. और फेलोपियन ट्यूब में ही उनको एग्स मिल जाते हैं. एग हम यहाँ पे एग्स नहीं बोलेंगे, एग बोलेंगे. एग मिल जाता है क्योंकि हर महीने में केवल एक एग रिलीज होता है. द फर्टिलाइज्ड एग इज नाउ जाइगोट. तो अब हमारा फर्टिलाइजेशन स्पर्म का और एग का हो गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे. और जाइगोट अब क्या करेगा कि वो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, डिवाइडिंग स्टार्ट करेगा और एक बॉल बना लेगा सेल्स की, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो नीचे की तरफ आएगा यूटेरस में, यानी फेलोपियन ट्यूब में हुआ फर्टिलाइजेशन, वहां से एम्ब्रियो कहाँ पे आया? यूटेरस में. और यूटेरस की जो लाइनिंग थी उस लाइनिंग में आकर के ये इम्प्लांट हो जाएगा, यानी उसमें आकर के धंस जाएगा.
एक बार ये इम्प्लांटेशन हो गया ठीक से तो उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी तब बोली जाती है जब इम्प्लांटेशन हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब जो हमारा एम्ब्रियो है वो कहाँ पर इम्प्लांट हो गया है, यूटेरस की लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो गया है, और वहां पर फिर वो अपनी ग्रोथ को करेगा, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप होंगे और फिर वो क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। We have seen in earlier sections that mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. तो अब क्या है कि जो मदर बॉडी है, एक तरीके से फीमेल की बॉडी की बात करें तो फीमेल की जो बॉडी होती है वो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है अपने आप को। तो इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरत ये होती है कि जो लाइनिंग है यूटेरस की, द लाइनिंग thickens and is rich supplied with the blood to nourish the growing embryo. तो यूटेरस की जो लाइनिंग है उसको हर महीने तैयार किया जाता है कि वो थिक हो जाए। अब जैसे अपनी यूटेरस की लाइनिंग है यहाँ पर, ये हर महीने थिक हो जाएगी और इस बात का वेट करेगी कि इसके अंदर इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो इम्प्लांटेशन कहाँ से होगा, तो फिर क्या होगा, ये शेड हो जाएगी। ये यूटेरस की जो थिकनेस बड़ी थी अंदर से, लेयर्स जो थिक हुई थी यूटेरस की, दे विल बिकम शेड, और जब ये शेड होंगी तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो जो मेंस्ट्रुएशन है फीमेल्स में वो एक रेगुलर प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, MENSTRUATION, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में हम इसको पीरियड्स भी बोल देते हैं। तो हर महीने ये आता है, रेगुलर होता है, 28 डेज का साइकिल होता है। ठीक है ना, तो होता ये है कि इसको हम फर्स्ट से फिफ्थ डे तक हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को मानते हैं ब्लीडिंग टाइम। तो जो ब्लीडिंग है या जो ब्लड लॉस है वो पहले से 5वें दिन तक होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे, ब्लड लॉस का मतलब क्या है, ब्लड लॉस का मतलब ये है कि जो पिछले महीने में जो हमारी यूटेरस की लाइनिंग थिक हुई थी वो अब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो शेड हो गई, शेड हो गई, शेड यानी गिरा दी गई, बॉडी से बाहर निकाल दी गई। तो टिश्यू और ब्लड निकल के जाता है बॉडी से बाहर। तो पहले से दिन से लेके 5वें दिन तक ये हो रहा है। किसी किसी में 3 दिन तक होता है, किसी किसी में 5 दिन तक होता है फीमेल में। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे थिकनेस फिर बढ़ती है, यानी अपने आप को फीमेल जो तैयार कर रही है अगले फर्टिलाइजेशन के लिए, अगले इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, धीरे धीरे थिकनेस और फिर से बढ़ने लगती है। और जो 14th डे होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीमेल में, 14th डे, इस 14th डे में क्या होता है, ये ओवरी से एग बाहर आ जाता है। ये एग आ गया, देखो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इट कम्स आउट। हर महीने किसी एक ओवरी में एक्शन होता है, यानी एक महीने हमारी लेफ्ट ओवरी ने काम किया तो अगले महीने राइट ओवरी काम करती है। तो एक बार में केवल एक ही एग आता है। ठीक है ना, अब हमारा एग आ गया है यहाँ पर ओविडक्ट में, या फर्टिलाइजेशन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए स्पर्म्स आते हैं यहाँ पर वेजाइना में, वेजाइना से ये यूटेरस में आएंगे और यूटेरस से दे विल गो टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म आ गया मान लीजिए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वां दिन जो होता है उस दिन ये ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवम का रिलीज। सो ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑन द 14th डे of the menstrual cycle and it reaches the fallopian tube. Once it is there in the fallopian tube and the sperms come by chance, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, फिर
जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा बार बार और फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आएगा किस तरफ, एम्ब्रियो आएगा यूटेरस में, और यूटेरस पहले से थिक था। यूटेरस की लाइनिंग कैसी हो गई थी, थिक हो गई थी, टू रिसीव द एम्ब्रियो। और फिर एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, और प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए स्पर्म्स नहीं आए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो जो हमारा जो एग है वो धीरे धीरे वेट करेगा यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद फिर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा और फिर वो बेकार हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर फाइनली वो बॉडी से बाहर डिग्रेडेड फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब हर महीने हमारे जो ये लाइनिंग है यूटेरस के, ये थिक होते हैं, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, यूटेरस की लाइनिंग शेड हो जाती है। कब शेड होती है, 28 दिन पूरे हो जाने के बाद, ठीक है, ये लाइनिंग शेड होना स्टार्ट हो जाती है। 14th डे में ओवुलेशन हुआ था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद फिर 28 दिन की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल पूरी हो गई तो फिर अगली साइकिल चालू होगी, और पहले से लेकर 5वें दिन तक क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट पीरियड क्या है, 14th डे के से लेकर के 17th डे तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पीरियड है, इट इज द बेस्ट पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर प्रेगनेंसी। तो इसीलिए अपना ये हर महीने थिक होता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो फिर ये शेड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड लॉस। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द एम्ब्रियो gets nutrition from mother's blood with the help of special tissue which is called as placenta। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जो हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसका शेप कैसा होता है प्लेसेंटा का, डिस्क लाइक, डिस्क के जैसा होता है। एंड इट इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। तो यूटेरस की वॉल में ये पाया जाता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियोज साइड ऑफ द टिश्यू। On mother sides, we find blood spaces which surrounded the villi। तो इस तरह से फिर क्या होता है, अपना प्लेसेंटा एक्ट करता है। जैसे अगर हमारे सामने ये डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इधर यहाँ पर, तो इसमें प्लेसेंटा किधर पर होगा, इसमें प्लेसेंटा होगा ऊपर मदर साइड पर, ठीक है ना। प्लेसेंटा धीरे धीरे हमारा जो बेबी है बड़ा होता चला जाएगा, तो प्लेसेंटा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, अब उसका साइज बढ़ गया है। तो प्लेसेंटा से बेबी का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू होता है, वो कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो और इसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बेबी को और गैसेस मिलती हैं। इसके साथ साथ बेबी का जो वेस्ट है वो रिमूव होता है। तो ऐसे जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर मान लें ये हमारा, ठीक है, तो इस तरह से नीचे की तरफ हमारा यहाँ यहाँ बेबी है, ठीक है, दिस इज द बेबी। और जो बेबी है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, ठीक है ना, और फिर ये प्लेसेंटा के साथ न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। तो ये है कहानी। सो on the right there are blood spaces which surround the villi। This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo। The developing embryo also generate waste materials which are to be removed by transferring them into the mother's blood through placenta। Development of child inside the mother body takes approximately 9 months
and child is born as a result of rhythmic contractions of the muscle in the यूटेरस। तो मान लीजिए जब बेबी पूरी तरह डेवलप हो जाता है, लगभग 9 महीने लगते हैं, उसके बाद बेबी को बाहर निकालने के लिए मसल जो होती हैं यूटेरस की, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और जो बेबी है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है लास्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मान लीजिए एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, हर महीने एग फर्टिलाइज होने की प्रोसेस होती है, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ, इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। ठीक है। Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive the fertilized egg. Thus, its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. तो मैंने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि हर महीने वो यूटेरस की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, उसके बाद फिर वो इम्प्लांटेशन का वेट करती है। मान लो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ उसमें एम्ब्रियो का, तो फिर वो शेड हो जाती है। ठीक है ना। If the implantation is not taking place, fertilization नहीं हुआ मान लो, the lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. तो फर्टिलाइजेशन ना होने पर हर महीने वो लाइनिंग दोबारा से शेड हो जाती है और बाहर आ जाती है एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ and it is known as menstruation and it usually lasts for 2 to 8 days। वैसे एक्चुअल में 1 to 5 days हम मानते हैं इसके लिए, 2 से 8 दिन तक। मतलब इन्होंने पूरी रेंज ले ली कि किसी किसी में बहुत कम होगा तो 2 रेंज होगा, 2 दिन तक होगा, अगर बहुत ज़्यादा दिन तक चला तो 8 दिन तक चल सकता है, लेकिन जो एवरेज है वो 1 to 5 days हम लेके चलते हैं ब्लड लॉस का। तो ये है इसमें। साथ प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूटेरस के साथ एसोसिएटेड है, इस तरफ ये प्लेसेंटा है हमारा। ठीक है ना। और प्लेसेंटा के साथ क्या जुड़ी हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ हमारा ये बेबी है, फीटस जो है ये एसोसिएटेड है। अब आप देख रहे हो इसका जो भी वेस्ट है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के पास जा रहा है। ठीक है ना। और जो गैसेस हैं वो और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बेबी को मिल रहे हैं। तो प्लेसेंटा के साथ बेबी को कनेक्ट करने वाला जो कॉर्ड है दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा में जो मदर की साइड है उसमें देखिएगा ब्लड प्रेजेंट है, और जो फीटस की तरफ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड गई है वो कोरियोनिक विल्लाई या विल्लाई कह लें शॉर्ट में, ऐसे ये विल्लाई प्रेजेंट है। तो ये विल्लाई के अराउंड क्या है, आप देखिए विल्लाई के अराउंड देखिए ब्लड है, और जो ब्लड है वो किसकी तरफ है, मदर की तरफ। तो मदर के ब्लड से इस विल्लाई के अंदर तेजी से न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, या बेबी के जो बेबी का वेस्ट है वो भी तेजी से मदर के ब्लड में चला जाता है। सो द ट्रांसपोर्ट बिकम्स ईजियर इसकी वजह से। सो हियर विल्लाई आर प्रेजेंट, ओके, विच हेल्प इन ईजी ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।